गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर की। तो नया चैप्टर है वर्णमाला। तो वर्णमाला में जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आपसे व्याकरण के बारे में दोस्तों। ठीक, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं दोस्तों। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ठीक, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। फर्स्ट जो अंग होता है व्याकरण का, ये होता है वर्ण। कौन सा होता है? वर्ण। और दूसरा जो होता है ये होता है दोस्तों शब्द। और तीसरे अगर मैं अंग की बात करता हूं आपसे, तो तीसरा अंग होता है दोस्तों वाक्य। ठीक, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण यानी कि पहला होता है वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। तो फर्स्ट जो हम बात करने वाले हैं आपसे वर्ण के बारे में, यानी कि कह सकते हैं वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के बारे में। तो चलिए दोस्तों, क्लास का मजा लेते हैं, पढ़ते हैं शानदार तरीके से। नया टॉपिक है तो बने रहिए परिवार एकेडमी के साथ, जुड़े रहिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। मिलेगी धूमधार तैयारी के साथ वर्णमाला की क्लास। और ये वर्णमाला की क्लास कम से कम 6 से 7 क्लासेस रहने वाली है दोस्तों। तो चलिए वर्ण विचार क्या है जान लेते हैं वर्ण विचार के बारे में। तो वर्ण विचार में क्या है दोस्तों? वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध प्रयोग, वर्णों का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना। ठीक दोस्तों, वर्ण विचार क्या है? वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, वर्णों का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना क्या कहलाता है? वर्ण विचार कहलाता है दोस्तों। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं तो वो आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों ध्वनि के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम आपसे? ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या है? ठीक, तो ध्वनि के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों। लिखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को दोस्तों क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो बात करने वाले हम आपसे वो करने वाले हैं वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या है। ठीक, वर्ण के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों। लिखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक, यानी कि भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होगी, जो ध्वनि होगी, मौखिक
यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं वो सिर्फ ध्वनि है। अगर इस बोली हुई आवाज को हम वर्णों में कन्वर्ट कर दे यानी कि लिख दे तो वो क्या कहलाया जाएगा दोस्तों, वर्ण कहलाया जाएगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो ध्वनि लिखित रूप में होती है उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं वर्ण। अब आपको क्या करना है, ठीक, तो अब आपको नोट डालना है। नोट यानी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको दोस्तों याद करने हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है दोस्तों, तो वो कहलाती है ध्वनि। राइट, क्या कहलाती है, ध्वनि। नंबर 2 की बात करें, भाषा की सबसे छोटी लिखित जो इकाई होती है, लिखित इकाई, तो दोस्तों वो क्या होती है, जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है तो वो होती है दोस्तों वर्ण। क्या होती है, तो वो होती है वर्ण। फिर नंबर 3 के बारे में हम आपसे बात करेंगे। नंबर 3, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंक, अंक तो क्या कहलाता है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंक क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों वर्ण। क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों वर्ण। अब बात करते हैं हम नंबर 4 की। नंबर 4 क्या है, लिखिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, तो वो क्या है, वो है शब्द। क्या है, तो दोस्तों वो है शब्द। नंबर 5, ठीक, नंबर 5, तो नंबर 5 क्या है, अगला जो सेंटेंस है, भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है तो वो क्या है दोस्तों, तो वो है वाक्य। वो क्या है, तो वो है दोस्तों वाक्य। ठीक, इसके बाद में जो हम बात करेंगे वो है नंबर 6। नंबर 6 क्या है, भाषा का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग दोस्तों। तो भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो वो है दोस्तों वाक्य। क्या है, तो वो है वाक्य। ठीक, फिर हम बात करते हैं नंबर 7, जिसके टुकड़े अर्थात खंड ना हो, जिसके
जिसके टुकड़े अर्थात खंड न हो, जिसके टुकड़े अर्थात दोस्तों खंड ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है वर्ण। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है दोस्तों। ठीक, क्या कहलाता है? वर्ण। आठवीं कंडीशन क्या है? लिखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ण की, प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आवाज होती है, अपनी एक आवाज होती है जो दूसरे वर्णों से अलग होती है। ठीक, क्या होती है? अलग होती है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं हम ध्वनि। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों हम ध्वनि। ठीक, चलिए दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? हम ध्वनि। चलिए एक नजर डाल लेते हैं स्टार्ट से। बड़ विचार क्या था दोस्तों? तो वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करना क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण कहलाता है। ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि है। ठीक, और जो भाषा की सबसे मौखिक ध्वनि को अगर हम लिखित रूप दे दे तो वो कहलाया जाता है दोस्तों वर्ण। इसके बाद मैंने आपसे नोट लिखवाया है, नोट डाल के आपको लिखना है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है दोस्तों? तो वो है ध्वनि। ठीक, भाषा की सबसे छोटी लिखित जो इकाई है दोस्तों, तो वो क्या है? वो है वर्ण। ठीक, फिर नंबर 3, भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग, तो वो कहलाया जाता है वर्ण। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है तो वो है दोस्तों शब्द। भावार्थ या भाव के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? वाक्य। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं भाषा का सबसे बड़ा अंग, तो भाषा का सबसे बड़ा अंग जो है वो है वाक्य। ठीक, जिसके टुकड़े अर्थात खंड ना हो तो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है वर्ण। ठीक, वर्णमाला चल रही है तो वर्णमाला के ही बारे में जिक्र करने वाले हैं दोस्तों। ठीक, फिर है नंबर 8, प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आवाज होती है। ठीक, जो दूसरे वर्णों से अलग होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम दोस्तों ध्वनि। ठीक, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ध्वनि। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, अब जो हम बात करने वाले हैं आपसे वो करने वाले हैं वर्ण के बारे में। ठीक, वर्ण के 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो वर्ण के जो होते हैं वो होते हैं 2 अंग। ठीक, कितने अंग होते हैं? तो वर्ण के 2 अंग। ठीक, वर्ण के कितने अंग होते हैं? तो 2 होते हैं। नंबर 1 क्या होता है? तो नंबर 1 पे आता है स्वर। ठीक, क्या आता है दोस्तों? नंबर 1 पे आता है स्वर। फिर जो आता है वो आता है नंबर 2 पे व्यंजन। 2 अंग है। ठीक, वर्ण के कितने अंग है? तो दोस्तों वर्ण के 2 अंग है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 क्या है दोस्तों? व्यंजन। ठीक, और नंबर 1 पे आ गया है स्वर और नंबर 2 पे आ गया है व्यंजन। स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? तो ये होते हैं स्वतंत्र। ठीक, ये स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन जो होते हैं ये स्वतंत्र नहीं होते दोस्तों, ये स्वतंत्र नहीं होते। ठीक, नहीं होते। ठीक, स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो है दोस्तों स्वतंत्र नहीं होते। ठीक,
इनके नीचे लिख लेते हैं जिन्हें जिन्हें बोलने के लिए जिन्हें बोलने के लिए किसी भी वर्ण या स्वर की सहायता नहीं ली जाती, सहायता नहीं ली जाती है। तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको स्वर कहते हैं। ठीक। व्यंजन में क्या है? व्यंजन में जिन्हें बोलने के लिए स्वर या अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, ठीक है दोस्तों। हमने क्या देखा? वर्ण के कितने अंग होते हैं? 2। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं? स्वतंत्र। और व्यंजन जो है दोस्तों स्वतंत्र नहीं होते। ठीक, ये क्या है? स्वतंत्र नहीं होते। जिन्हें बोलने के लिए किसी वर्ण या स्वर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक, वे स्वर वर्ण होते हैं। और जिन्हें बोलने के लिए स्वर या अन्य किसी वर्ण की सहायता होती है, वे व्यंजन वर्ण होते हैं। यानी कि ये क्या है? वे ऐसे स्वतंत्र स्वर नहीं है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्वतंत्र और स्वतंत्र नहीं है जो वर्ण, उनके बारे में आपने जानने की कोशिश की। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, आपसे थोड़ी सी जरा नोट डाल करके लिखिए। एक नोट डाल लीजिए और नोट डाल के लिखिए दोस्तों। NOT नोट डाल लीजिए और लिखिए। सभी वर्णों को अक्षर कह सकते हैं। ठीक, सभी वर्णों को अक्षर कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते दोस्तों। वर्ण नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वर्ण नहीं कह सकते। क्या बात समझ में आई आपके दोस्तों? तो आइए दोस्तों समझते हैं। यानी कि सभी वर्णों को आप अक्षर तो कह सकते हो, सभी वर्णों को अक्षर कह सकते हो कि हाँ ये अक्षर है, लेकिन सभी अक्षरों को आप वर्ण नहीं कह सकते दोस्तों। तो ठीक, सभी अक्षरों को आप वर्ण नहीं कह सकते हैं दोस्तों। तो चलिए पहली जो हेडिंग डाल लेते हैं वो है स्वर। कौन सी है? तो जो फर्स्ट हेडिंग है तो वो है हमारी स्वर। ठीक, स्वर को जानने की कोशिश करते हैं कि स्वर क्या होता है, स्वर क्या है। तो लिखिए दोस्तों, वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं,
वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं या जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वो कहलाते हैं स्वर। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वे क्या कहलाते हैं? वे स्वर कहलाते हैं। राइट। स्वर की डेफिनेशन क्या है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तो वहां पे क्या है? वे स्वर होते हैं दोस्तों, स्वर कहलाए जाते हैं या स्वर होते हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब क्या है? स्वर की डेफिनेशन हो गई, स्वरों की। ठीक, अब क्या है? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो हिंदी भाषा की अगर हम बात करते हैं आपसे, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो स्वरों की संख्या है दोस्तों 8। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या मानी गई है 8। 11। हिंदी भाषा में स्वरों की जो संख्या है दोस्तों, वो 11 है। कितने हैं? 11 है। तो कौन कौन से है देख लेते हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, ए, आय, ओ और आओ। ठीक, अंग और अहन नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने स्वर हो गए दोस्तों? तो ये हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। तो कौन कौन से स्वर है दोस्तों? स्वर है आपके डेस्कटॉप पर है, मैंने लिख दिए हैं। ये सारे के सारे स्वर हो गए दोस्तों। ठीक, अब एक नोट करके और लिख लीजिए आप। नोट करके लिख लीजिए, मूल भाषा। ठीक, मूल भाषा या संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 मानी गई है या 13 होती है। ठीक, 13 होती है। समझ में आया दोस्तों? हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11। कौन कौन से स्वर है ये मैंने आपको लिख दिया है। ए, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा, रीरी, ए और ओ और आओ। सारे के सारे स्वर। ठीक, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ये नंबर 1 था, यानी कि मूल भाषा संस्कृत में स्वरों की संख्या इतनी होती है दोस्तों। अब नोट में हमें क्या है? नंबर 2 लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? तो लिखिए
संस्कृत भाषा में संस्कृत भाषा में स्वर को क्या कहते हैं? तो संस्कृत भाषा में स्वर को अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। ठीक। नंबर 3, अयोग वह ध्वनि स्वर। अयोग वह ध्वनि स्वर। ये अयोग वह ध्वनि स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो होते हैं अंग और अह। अंग और अह, इन्हीं को नपुंसक वर्ण भी कहते हैं दोस्तों। ठीक। इन्हीं को क्या कहते हैं? नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। अब अनुस्वर और विसर्ग स्वर कौन सा होता है? तो इसी में क्या है, अनुस्वर की बात मैं करूं या अनुस्वार की अगर मैं बात करूं आपसे, तो वो होता है दोस्तों ये जो अंग है, ये वाला अंग, इसकी क्या मात्रा हो गई? ये वाली अंग वाली। अगर मैं विसर्ग की बात करूं, विसर्ग स्वर की, तो विसर्ग स्वर होता है अह, ये वाला, और इसकी जो मात्रा होगी ये जो विसर्ग वाली होती है दोस्तों। ठीक। विसर्ग कौन सा होता है ये हमने जान लिया। ठीक है दोस्तों। नंबर 4 की हम बात करते हैं। ऋषि, ऋषि के बारे में जान लेते हैं पहले। ये जो ऋषि शब्द है, ठीक, ये संस्कृत की तत्सम ध्वनि है। संस्कृत की तत्सम ध्वनि। ठीक है दोस्तों। तत्सम वाले भी तो संस्कृत के ही शब्द होते हैं, तो ये क्या है? संस्कृत में तत्सम ध्वनि है। इसे हस्व, अगर मैं हस्व की बात करूं, किसकी? हस्व स्वर की। इसमें हस्व जो ऋषि है वो ये वाला ऋषि है दोस्तों। ठीक। और मैं अगर दीर्घ ऋषि की बात करता हूं आपसे, दीर्घ की, तो दीर्घ जो ऋषि है वो ये वाला ऋषि है। ठीक। डबल करके बनता है, तो ये जो ऋषि है दोस्तों, ये इसमें दीर्घ ऋषि है। ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे कौन सा नंबर है दोस्तों? तो यह है नंबर 5। नंबर 5 में हम बात करेंगे लय के बारे में। लय के नीचे ऋषि जो लगा हुआ होता है दोस्तों, इस लय के बारे में बात करेंगे। तो ये होता है संस्कृत भाषा का वर्ण या मूल भाषा संस्कृत का शब्द या मूल भाषा संस्कृत का शब्द। ठीक। मूल भाषा या संस्कृत का शब्द है लिया जो है। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया है। ठीक। स्वर की परिभाषा हो गई। ठीक है दोस्तों। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। ठीक, कंप्लीट 11 की 11। मूल भाषा संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, नोट डाल के लिखवाया है। फिर इसी के बाद नोट डाला है नंबर 2, संस्कृत भाषा में स्वरों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। किसको? संस्कृत भाषा में स्वरों को। ठीक, स्वरों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अच कहा जाता है। नंबर 3 इसी में नोट डलवाया है, अयोग वह ध्वनि जो स्वर होते हैं अंग और अह। अनुस्वर स्वर जो अंग वाला होता है इसको, और विसर्ग स्वर कौन सा होता है? अंग अह वाला। ठीक। ऋषि की अगर हम बात करेंगे तो ये संस्कृत के तत्सम ध्वनि है। ऋषि जो है संस्कृत की तत्सम ध्वनि है दोस्तों। ठीक। और इसी में क्या है? हस्व जो स्वर है ये री है, और दीर्घ जो है ये जो है इसको डबल करके यहां से खींचना पड़ेगा। तो ये हो गया दीर्घ और ये हो गया दोस्तों हस्व। इसके बाद हमने लय के बारे में बात करी है आपसे। ये जो नंबर 5 हो गया लय। संस्कृत भाषा का वर्ण या मूल
भाषा संस्कृत का शब्द है। नया हेडिंग डालिए दोस्तों, स्वरों के प्रकार। स्वरों के डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। स्वरों के प्रकार, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो स्वरों के जो होते हैं दोस्तों, कितने प्रकार होते हैं, ठीक, स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे हम, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ठीक, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ठीक, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर जो है दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार के, ठीक। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 बात करेंगे हम ह्रस्व स्वर, ठीक, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 इसी में हम बात करेंगे आपसे दीर्घ स्वर, ठीक, दीर्घ स्वर। और नंबर 3 कौन सा होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका प्लुप्त स्वर, ठीक। कौन सा स्वर होता है? प्लुप्त स्वर, ठीक। नंबर 3 जो होता है प्लुप्त स्वर। स्वरों के प्रकार अनेक प्रकार होते हैं दोस्तों, स्वरों के जो प्रकार होते हैं अनेक होते हैं, लेकिन मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 दोस्तों प्लुप्त स्वर होता है, ठीक। तो हमने जाना स्वरों के प्रकार में मात्रा और उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो इसमें जो है पहले हम हेडिंग बना के लिखेंगे दोस्तों ह्रस्व स्वर। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग हमें डालनी है वो डालनी है दोस्तों ह्रस्व स्वर की। तो क्या है? ह्रस्व स्वर हेडिंग बनानी है दोस्तों, और हेडिंग बनाकर ही हमें क्या करना है, लिखना है। इसमें हेडिंग बना लीजिए और दोस्तों लिखना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक। ह्रस्व स्वर को, ह्रस्व जो स्वर है, ह्रस्व स्वर, ठीक, ह्रस्व स्वर को ही हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर। क्या बोल देते हैं दोस्तों? लघु स्वर। और लघु स्वर इसी को बोलते हैं छोटा स्वर, छोटे या छोटा स्वर, छोटे या छोटा स्वर, ठीक। और इसी को बोल देते हैं एक मात्रिक स्वर। क्या बोल देते हैं? एक मात्रिक स्वर, या इसी को बोल देते हैं दोस्तों मूल स्वर। क्या बोल देते हैं? इसी को बोल देते हैं मूल स्वर, ठीक। इतने सारे नाम हमने आपको बता दिए दोस्तों, ठीक। अब क्या है ह्रस्व स्वर में? ह्रस्व स्वर में क्या है? ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं ए, छोटा ई और छोटा ऊ, और ये होता है दोस्तों ऋषि, ठीक। ये 4 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 4 वर्ण होते हैं। ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण होते हैं? तो 4 वर्ण होते हैं, ठीक। डेफिनेशन देख लेते हैं ह्रस्व स्वर की क्या है। जिन स्वरों की उत्पत्ति, जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने आप से हुई है, अपने आप से हुई है, ठीक। किसी अन्य स्वर के सहयोग से नहीं, किसी अन्य स्वर के सहयोग से नहीं, ठीक, सहयोग से नहीं, ठीक। ह्रस्व स्वर के इनके लिख लीजिए दोस्तों,
इनके उच्चारण में, यानी कि इनके उच्चारण करते समय इनके उच्चारण में कम समय लगता है। कम समय, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि बोलते समय लगता है। ठीक है दोस्तों, लगता है, लगता है। ठीक, अब क्या है, ह्रस्व स्वर हो गया। ह्रस्व स्वर में क्या है दोस्तों, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, छोटे या छोटा स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, और ये मूल स्वर भी होते हैं। ठीक, ह्रस्व स्वरों की संख्या यह कितनी होती है, 4 होती है दोस्तों। तो कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ और री, 4 वर्ण होते हैं। जिन स्वरों की उत्पत्ति स्वयं यानी कि अपने आप से हुई है, अपने आप से यानी कि स्वयं से हुई है, अन्य किसी स्वर के सहयोग से नहीं हुई, तो इनके उच्चारण में क्या है दोस्तों, कम समय लगता है। बोलते समय कम समय लगता है, उच्चारण करते समय कम समय लगता है, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, ह्रस्व स्वर होते हैं। तो आपको समझ में आया कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। बस ये याद रखिए कि ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, छोटे या छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ए, ई, उ, ए और री। ठीक, ये 4 वर्ण होते हैं जो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। डेफिनेशन कैसे याद रखनी है, इन स्वरों की उत्पत्ति जो है, ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति स्वयं से हुई है, अन्य किसी स्वर के सहयोग से नहीं, और इन्हें बोलते समय जो है कम समय लगता है। इनके उच्चारण स्थान यानी उच्चारण करते समय दोस्तों कम समय लगता है। ठीक, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं ह्रस्व स्वर के बाद, तो ह्रस्व स्वर के बाद हम बात करने वाले हैं दीर्घ स्वर के बारे में दोस्तों। किसके बारे में, दीर्घ स्वर के बारे में हम आपसे बात करें। ठीक, तो हेडिंग बना के हमने लिखनी है दोस्तों। चलिए, दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं। अब क्या है, दीर्घ स्वर को दीर्घ स्वर ही कहते हैं। ठीक, दीर्घ स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं। फिर इसका जो दूसरा नाम है, एक गुरु स्वर भी है। क्या है दोस्तों, गुरु स्वर भी है। फिर वड़े या बड़ा, वड़े या बड़ा स्वर। ठीक, वड़े या बड़ा स्वर। फिर इसको हम द्विमात्रिक भी कह देते हैं, द्विमात्रिक। ठीक है, ये द्विमात्रिक वर्ण होता है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, संधि स्वर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, संधि स्वर। ठीक, इसी को हम संधि स्वर भी बोलते हैं, और यही संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों। इन्हीं को क्या बोल देते हैं, संयुक्त स्वर। ठीक है दोस्तों, इन्हीं को क्या बोल देते हैं हम, इन्हीं को बोल देते हैं, ठीक, संयुक्त स्वर। अब ये कौन कौन से होते हैं, जरा निगाह डाल लेते हैं। निगाह यानी कि नजर डाल लेते हैं दोस्तों। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अब रेरी नहीं है तो ए, बड़ा ए या आई जिसे आप बोलते हो, ओ और आओ। ठीक है दोस्तों, ये कितने वर्ण हैं, तो इनकी संख्या है 7। ये 7 वर्ण है। ठीक, इनकी जो संख्या है वो क्या है दोस्तों, वो 7 है। ठीक, इनकी जो संख्या है दोस्तों वो है 7। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है दोस्तों। ठीक, इन स्वरों की उत्पत्ति, इन स्वरों की उत्पत्ति, इन स्वरों की उत्पत्ति अन्य किसी स्वर की, अन्य किसी स्वर की सहायता से हुई है। सहायता या सहयोग बोल सकते हैं दोस्तों, सहयोग से
संयोग से हुई है। ठीक, संयोग से हुई है दोस्तों, अन्य किसी स्वर के संयोग से हुई है। इसी में क्या है, इन स्वरों के उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वरों की ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ठीक है दोस्तों, अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर गुरु स्वर या बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संधि स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या दोस्तों 8 मानी गई है। इन दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये जो सारे के सारे हैं ये 7 स्वर है, ये दोस्तों दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। इन स्वरों की उत्पत्ति अन्य किसी स्वर के संयोग से हुई है और इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोस्तों अधिक समय लगता है, यानी कि बोलने में इनमें अधिक समय लगता है दोस्तों। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो होता है प्लुप्त स्वर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, प्लुप्त स्वर के। हेडिंग बना के लिखिए। चलिए दोस्तों, तो हेडिंग बना के लिखिए प्लुप्त स्वर। ठीक, नंबर 3 था ये, और ये जो दीर्घ वाला था ये कौन सा था, नंबर 2। ठीक, तो नंबर 3 लिखिए प्लुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, प्लुप्त स्वर। अब ये प्लुप्त स्वर कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक, इनको जान लेते हैं दोस्तों। प्लुप्त स्वर को विशाल स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर को ही दोस्तों विशाल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, विशाल स्वर। इनको विशाल स्वर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं को त्रिमात्रिक कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर बोल देते हैं। ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर, और इन्हीं को कह देते हैं हम पवित्र स्वर। क्या बोल देते हैं दोस्तों, पवित्र स्वर भी प्लुप्त ही स्वर होते हैं दोस्तों। राइट, प्लुप्त स्वर ही क्या होते हैं, पवित्र स्वर होते हैं। अब क्या है दोस्तों, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन की ओर बढ़ जाते हैं। लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। ठीक है दोस्तों, अधिक समय लगता है, वहां पे क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है। ठीक, हिंदी भाषा में 8 प्लुप्त स्वर होते हैं। 8 प्लुप्त स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में 8 प्लुप्त स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 प्लुप्त स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में 8 प्लुप्त स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
7 तो दीर्घ प्लस 1 होता है दोस्तों रेस ऋषि को मिला के कितनी होगी संख्या इनकी? 8 होगी दोस्तों। ठीक, इसी के बाद की बात हम बात करें मूल व्याकरण संस्कृत में प्लुप्त स्वर। मूल व्याकरण यानी कि संस्कृत में प्लुप्त स्वर दोस्तों कितने होते हैं? 9 होते हैं। प्लुप्त स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 9 होते हैं। ठीक, अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कि उदाहरण के रूप में, जैसे ओ। ठीक, ओम, या ओम को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये जो ओम होता है। ठीक है दोस्तों, या जैसे ओ, इसको आप इस तरीके से खींचते चले जाते हैं, ओ मैया। ठीक, या के बाद इस तरीके से, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? प्लुप्त स्वर है। तो प्लुप्त स्वर विशाल स्वर होते हैं, त्रिमात्रिक स्वर होते हैं, पवित्र स्वर होते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा, किनके स्वर की? दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? प्लुप्त स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में प्लुप्त स्वरों की संख्या 8 है। 7 दीर्घ और 1 ऋषि को मिला लेते हैं तो दोस्तों प्लुप्त स्वर बन जाते हैं। मूल व्याकरण में इनकी संख्या 9 होती है दोस्तों। क्या होती है? इनकी संख्या 9 होती है, और वो होती है मूल व्याकरण में या संस्कृत में प्लुप्त स्वरों की संख्या 9 होती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे जो हेडिंग है, या मतलब ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर्गों का वर्गीकरण। ठीक, अभी स्वरों के प्रकार चल रहे हैं दोस्तों। तो हमने क्या लिया है? नंबर 2 लिया है ओष्ठ यानी कि होठ। ठीक, ओष्ठ, ओष्ठ आकृति, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पे स्वर्गों का वर्गीकरण, स्वर्गों का वर्गीकरण। तो स्वर्गों का वर्गीकरण जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? 2 होता है। ठीक, ओष्ठ, ओष्ठीकृत। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है ओष्ठ यानी के होठ के आधार पर, ओष्ठ यानी के दोस्तों किसके आधार पर होता है? ओष्ठ यानी के होठ के आधार पर। ठीक, किसके आधार पर? होठ के आधार पे। तो ओष्ठ कितने प्रकार के होता है? ये ओष्ठ का जो वर्गीकरण होता है, ओष्ठ का ये जो दोस्तों वर्गीकरण होता है, ये होता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है वृत्ताकार। कौन सा होता है? एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। ठीक है दोस्तों, पहला वृत्ताकार और दूसरा होता है अवृत्ताकार। ठीक, दूसरा क्या होता है दोस्तों? अवृत्ताकार। इसे व्रतमुखी स्वर और अव्रतमुखी स्वर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्रतमुखी, और इसको क्या कहते हैं? अव्रतमुखी स्वर। ठीक, व्रतमुखी स्वर, व्रतमुखी स्वर। तो ये कैसा होता है? व्रतमुखी स्वर होता है, और ये होता है अव्रतमुखी स्वर। अव्रतमुखी स्वर, अव्रतमुखी स्वर दोस्तों। ठीक, ये अव्रतमुखी स्वर है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं।
जिन जिन स्वरों के जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जिन स्वरों के उच्चारण करते समय होठ गोलाकार, यानी कि गोलाकार का मतलब क्या है दोस्तों? वृत्ताकार, गोलाकार या वृत्ताकार स्थिति में खुले, स्थिति में खुले। ठीक है दोस्तों, स्थिति में खुले तो वो क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं दोस्तों। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें अव्रतमुखी स्वर की, किसकी? अव्रतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होठ गोलाकार या वृत्ताकार, गोलाकार या वृत्ताकार स्थिति में नहीं खुलते हैं, नहीं खुलते हैं दोस्तों। ठीक, तो वो क्या होते हैं? वो सारे के सारे यानी कि अवृत्ताकार होते हैं दोस्तों। ठीक, अब ये कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो ये कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो इन क्या है वर्णों को जान लेते हैं कि वो कौन कौन से वर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो वे कौन कौन से वर्ण हैं जान लेते हैं। तो अवृत्ताकार में कौन सा हो गया दोस्तों? ए, ठीक, फिर हो गया आ, फिर हो गया छोटी ई, और फिर हो गया बड़ी ई, और फिर इसी के बाद हो गया दोस्तों रेशा ऋषि। ठीक, और फिर हो गया ए, और इसी में हो गया दोस्तों ए। ठीक, ये साथ के साथ ही दोस्तों क्या है? वृत्ताकार वर्ण है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं वृत्ताकार की, तो वो तो अवृत्ताकार हो गए। अब हमें बात करनी है वृत्ताकार की। तो वृत्ताकार में जैसे ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ और आऊ दोस्तों। ओ और आऊ की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है? ये 4 वर्ण है और ये 7 वर्ण। तो वृत्ताकार यानी कि 4 वर्ण और अवृत्ताकार यानी कि 7 वर्ण होते हैं दोस्तों। राइट, वृत्ताकार 4 वर्ण और अवृत्ताकार दोस्तों कौन से होते हैं? 7 वर्ण होते हैं। ठीक, हमने जान लिया दोस्तों। तो जिन स्वरों के उच्चारण करते समय गोलाकार आवृत्ति, आप बोलिए ऊ, ऊ ऊ ओ आऊ बोलिए, तो दोस्तों आपके जो होठ है वो गोल आकृति में हो जाएंगे। और अवृत्ताकार इनका उच्चारण करते समय होठ आपके गोल स्थिति में नहीं होने के दोस्तों। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा, तो आप जो है एक छोटा सा नोट बना लीजिए, यानी कि नोट डालकर लिख लीजिए। नोट बना के लिखना है, ये जो आऊ है चंद बिंदी वाला दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जरा लिख लेना।
ठीक, ये कैसा होता है? ये अर्धचंद होता है। कैसा होता है? अर्धचंद, अर्धचंद्र बिंदु। ठीक, ये होता है अर्धचंद्र बिंदु। इसी को हम कहते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम बोल देते हैं आगत स्वर, और इसी को बोलते हैं हम विदेशी स्वर। क्या बोलते हैं? विदेशी स्वर। इसी को हम विदेशी स्वर बोलते हैं दोस्तों। ठीक, और इसी को कहते हैं मध्यमान स्वर। ठीक, मध्यमान स्वर, मध्यमान स्वर, इसी को मध्यमान स्वर कहते हैं, और इसी को बोल देते हैं ग्रहित स्वर। क्या बोल देते हैं दोस्तों? ग्रहित स्वर इसी को कहते हैं। ठीक, फिर अंग्रेजी स्वर भी हम इसी को कहते हैं। अंग्रेजी स्वर भी यही वाला वर्ण होता है, अंग्रेजी स्वर। ठीक, अंग्रेजी स्वर। आदि। ठीक, इसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे वृत्ताकार, इसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं दोस्तों। इसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक, कौन सा है ये? ये है अ। तो चलिए दोस्तों, आज रखते हैं बस यही तक। मिलते हैं कल। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी है, पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को, यानी कि परिवार अकेडमी, परिवार अकेडमी जो चैनल है दोस्तों, अकेडमी मी वाला जो चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ग्रुप है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।